Hello students, in this video we are going to discuss about conformational isomerism. Now conformational isomerism is created due to rotation around sigma bond. Now various temporary arrangement obtained are known as conformation and their analysis is known as conformational analysis. तो देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है और उस फ्री रोटेशन के कारण बहुत सारे टेम्परेरी अरेंजमेंट्स बनते हैं, तो इन टेम्परेरी अरेंजमेंट्स को हम कन्फर्मेशन कहते हैं। और जब हम इनका एनालिसिस कर रहे होते हैं कि कौन सा कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कन्फर्मेशन कम स्टेबल है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस। अब कोई भी मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन हो सकते हैं और इसीलिए हम कभी भी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को ट्रू आइसोमर में काउंट नहीं कहते। दैट्स वाई कन्फर्मेशनल आइसोमर आर नॉट ट्रू आइसोमर। रीजन ये है कि ये सभी एक दूसरे में कन्वर्ट कर होते रहते हैं, इनको हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब देखिए, कन्फर्मेशनल आइसोमर सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन से क्रिएट होते हैं। दैट्स वाई कन्फर्मेशनल आइसोमर और आल्सो नोन एज रोटामर्स। इनको रोटेशनल आइसोमर या रोटामर्स कहते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन अलोंग सिग्मा बॉन्ड इज अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल है कि ये रोटेशनल आइसोमर एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं और इसलिए इनको रूम टेम्परेचर पे आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। अब एक आइसोमर से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अगर हमारे पास एक कन्फर्मेशन है उसको हम किसी नए कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उस एनर्जी को हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं कि कंडीशन क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि किस मॉलिक्यूल में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगी। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल में मिनिमम 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। अगर मिनिमम 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 एटम हैं ABCD, इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड है, तो अगर हमें कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड मिलते हैं तो ये मॉलिक्यूल कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम CH4 ले लें तो CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड तो हैं बट कंटिन्यूअस 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं है, कंटिन्यूअस केवल 2 हैं, तो ये मॉलिक्यूल कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर हम एथेन मॉलिक्यूल लें CH3 तो इसमें H और CH2 एक सिग्मा बॉन्ड, CH2 2 सिग्मा बॉन्ड और CH2H 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, फर्स्ट वाला नहीं करेगा। CH3OH में एक हाइड्रोजन कार्बन H, CH2 एक कार्बन ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड हैं, तो ये भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर हम CH3Cl लेते हैं तो इसमें एक हाइड्रोजन कार्बन और एक कार्बन क्लोरीन, केवल 2 ही कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है, तो ये शो नहीं करेगा। CH3NH2 देखें तो एक हाइड्रोजन कार्बन, एक कार्बन नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड हैं, ये शो करेगा। ब्यूटेन में देखें तो यहाँ पर भी ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यहाँ पर भी 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड हैं। प्रोपेन में भी हाइड्रोजन कार्बन, फिर कार्बन कार्बन, फिर कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे है CH2H ये वाला, तो ये मॉलिक्यूल भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एथिलीन डाइक्लोराइड CH2Cl यहाँ पर भी 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड है, तो ये मॉलिक्यूल भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये भी शो करेगा। और कोई भी साइक्लिक कंपाउंड जिनमें 3 से ज़्यादा एटम हैं, ऐसे सारे मॉलिक्यूल, सारे एल्केन कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल भी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर हम सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल लें जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, वो है एथेन। अब इसमें देखिए एक हाइड्रोजन कार्बन, एक कार्बन कार्बन, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखिए कैसे, इसमें 2 कार्बन हैं, एक कार्बन को हम फ्रंट कार्बन मान लेते हैं, दूसरे को बैक कार्बन। अब फ्रंट कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं और बैक कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 केस हो सकते हैं।
एक तो ये हो सकता है कि फ्रंट वाला कार्बन बैक वाले कार्बन को पूरी तरह से ओवरलैप कर ले। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, यहाँ पे ये फ्रंट वाला हाइड्रोजन बैक वाले हाइड्रोजन को पूरी तरह से ढक लेगा। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन इसको पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इसको। तो जब फ्रंट वाले कार्बन के जो वैलेंसीज हैं वो बैक वाले कार्बन की वैलेंसीज को पूरी तरह से ढक लेते हैं तो इसको कहते हैं इक्लिप्स्ड। तो ये हो गया इक्लिप्स कन्फर्मेशन। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको केवल 60 डिग्री से रोटेट कर दें तो हमें एक ऐसा मिलेगा जिसमें अब कोई भी फ्रंट वाला हाइड्रोजन बैक वाले हाइड्रोजन को ढक नहीं पाएगा। तो इसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। तो अगर हम एथेन देखें तो उसके दो कन्फर्मेशन मिलेंगे, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, अगर हम उनको 60 डिग्री पर रोटेट करते हैं। अब इस तरह से जब हम इसको देखते हैं, इस तरह से जब हम 3D मॉलिक्यूल को पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका कहलाता है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। एक्चुअली ये 3D मॉलिक्यूल को पेपर के प्लेन में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। हमारे पास एक और प्रोजेक्शन फार्मूला है, न्यूमान प्रोजेक्शन फार्मूला। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो फ्रंट कार्बन है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और जो बैक वाला कार्बन एटम है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए फ्रंट कार्बन, इसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया और बैक वाला कार्बन, ये वाला हो गया फ्रंट कार्बन, ठीक, और ये वाला हो गया बैक कार्बन। अब देखिए फ्रंट कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं, बैक वाले कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन लगे हैं। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। एक केस तो हो सकता है फ्रंट वाले तीनों हाइड्रोजन ने बैक वाले तीनों हाइड्रोजन को ढक लिया हो, इसको कहते हैं इक्लिप्स्ड। और अगर हम इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो अब सभी हाइड्रोजन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे और इस फॉर्म को कहा जाता है स्टैगर्ड। और जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्रंट कार्बन को डॉट से बनाएं और बैक कार्बन को सर्कल से, तो इस प्रोजेक्शन फार्मूला को कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। अगर हम 60 डिग्री से रोटेट करें तो स्टैगर्ड इक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड की अगर हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, या इनकी एनर्जी कंपेयर करना है कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें मॉलिक्यूल में स्ट्रेन देखना होगा। मॉलिक्यूल में 3 टाइप के स्ट्रेन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट स्ट्रेन इज टॉर्सनल स्ट्रेन। अब देखिए टॉर्सनल स्ट्रेन फ्रंट बॉन्ड और बैक बॉन्ड, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनके बीच में जो रिपल्सन उसको हम कहते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। दूसरा होता है स्टेरिक स्ट्रेन। अब स्टेरिक स्ट्रेन क्या है, फ्रंट में लगे हुआ, फ्रंट वैलेंसी से जो लगे हुए ग्रुप्स हैं और बैक वैलेंसी से जो लगे हुए ग्रुप हैं, इन ग्रुप के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होगा और सेम चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है। तो स्टेरिक स्ट्रेन फ्रंट वैलेंसी और बैक वैलेंसी में लगे हुए जो ग्रुप हैं उनके बीच में जो रिपल्सन होता है उसको स्टेरिक स्ट्रेन कहते हैं। और एक तीसरा स्ट्रेन होता है एंगल स्ट्रेन, लेकिन एंगल स्ट्रेन केवल साइक्लिक कंपाउंड में होता है। अगर साइक्लिक कंपाउंड में बॉन्ड एंगल में डेविएशन हो तो एंगल स्ट्रेन अवेलेबल होगा, प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल में। किसी भी ओपन चैन मॉलिक्यूल में कभी भी एंगल स्ट्रेन होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथेन। तो अब एथेन में दो कन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जब फ्रंट वाले हाइड्रोजन ने बैक वाले हाइड्रोजन को ढक रखा है तो एक इक्लिप्स्ड, और अगर हम इसको 60 डिग्री से रोटेट कर दें और दोनों हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं तो ये है स्टैगर्ड। अब अगर इसको अगेन 60 डिग्री से रोटेट किया जाए तो फिर से ये इक्लिप्स बन गया। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर एवरी 60 डिग्री रोटेशन स्टैगर्ड इज कन्वर्टेड टू इक्लिप्स्ड एंड इक्लिप्स इज कन्वर्टेड टू स्टैगर्ड। लेकिन अगर हम 60 डिग्री के अलावा, अगर हम 60 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पे रोटेट करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है, अब यहाँ पे हम 60 के अलावा 60 डिग्री से रोटेट ना करके 30 डिग्री से रोटेट करते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो 0 से 60 के बीच में जितने भी बनेंगे उन सभी को हम कहते हैं स्क्यू। तो एक तो है इक्लिप्स्ड जब फ्रंट वालों ने बैक वाले को ढक रखा है और दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है। एक है स्टैगर्ड जब दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस में है। और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जितने बनेंगे
सभी स्क्यू होंगे, और इसीलिए हम कह रहे थे कि किसी भी मॉलिक्यूल के मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्फर्मेशन इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब देखिए 0 डिग्री पे हमें इक्लिप्स मिलेगा, 120 पे अगेन इक्लिप्स मिलेगा, 240 पे इक्लिप्स मिलेगा, और फिर 360 पे इक्लिप्स मिलेगा, 60 डिग्री पे स्टैगर्ड मिलेगा, 180 डिग्री पे स्टैगर्ड मिलेगा, 300 डिग्री पे स्टैगर्ड मिलेगा, और इनके अलावा जितने भी बचे हैं सभी को हम कहेंगे कि ये स्क्यू हैं। अब अगर हम बात करते हैं रिपल्सन की, इक्लिप्स में दोनों हाइड्रोजन मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, और जब मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, दोनों हाइड्रोजन के बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, तो टॉर्सनल स्ट्रेन मतलब दोनों बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच में जो लगने वाला रिपल्सन होगा वो भी मैक्सिमम होगा, और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो लगने वाला रिपल्सन है वो भी मैक्सिमम होगा। तो फिर चाहे टॉर्सनल स्ट्रेन हो या स्टेरिक स्ट्रेन, दोनों इक्लिप्स में मैक्सिमम है। लेकिन अगर हम स्टैगर्ड की बात करें तो स्टैगर्ड में दोनों हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, तो अब जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं तो उनके बीच में टॉर्सनल रिपल्सन, टॉर्सनल स्ट्रेन भी कम होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं तो स्टेरिक स्ट्रेन भी मिनिमम होगा, तो टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन दोनों मिनिमम है। अगर हम स्क्यू की बात करें तो स्क्यू में रिपल्सन हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगा, यानी इंटरमीडिएट है। अब देखिए अगर रिपल्सन ज़्यादा है तो सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी मिनिमम होगी, और इक्लिप्स में स्ट्रेन मैक्सिमम था इसलिए स्टेबिलिटी मिनिमम, तो इक्लिप्स मिनिमम स्टेबिलिटी में आएगा। अगर स्टैगर्ड में देखें तो हर टाइप का रिपल्सन मिनिमम है, चाहे टॉर्सनल स्ट्रेन हो या स्टेरिक स्ट्रेन, तो स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो सीक्वेंस स्टेबिलिटी का हो जाएगा सबसे ज़्यादा स्टैगर्ड स्टेबल है, देन स्क्यू, देन इक्लिप्स्ड। अगर हम एथेन के जो वेरियस कन्फर्मेशंस बन रहे हैं इनको पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में इनका एनालिसिस देखा जाए तो देखिए जब स्टैगर्ड है तब स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी क्योंकि हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। आफ्टर रोटेटिंग 60 डिग्री ये बन जाएगा इक्लिप्स्ड, और जब इक्लिप्स बनेगा तो इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, स्टेबिलिटी मिनिमम। अगर हम पर हाइड्रोजन देखें तो पर हाइड्रोजन 4 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है, तो अगर 3 हाइड्रोजन इक्लिप्स कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 12 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस होगा। तो अगर स्टैगर्ड है और उसको 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी दिया जाए तो स्टैगर्ड इक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रूम टेम्परेचर में 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसीलिए स्टैगर्ड इक्लिप्स में और इक्लिप्स स्टैगर्ड में दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, और यही रीज़न है कि हम जो कन्फर्मेशन है उनको रूम टेम्परेचर में आइसोलेट नहीं कर पाते, इसीलिए इसको ट्रू आइसोमर में काउंट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कन्फर्मेशन ऑफ प्रोपेन। अगर हम प्रोपेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस देखें तो इसमें कंटिन्यूस 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक कार्बन हाइड्रोजन हो जाएगा, तो 1 2 3 का 3 कंटिन्यूस सिग्मा बॉन्ड है, ये भी कन्फर्मेशनल एनालिसिस शो करेगा। अब मान लीजिए मैं इसको फ्रंट कार्बन मान लेता हूँ, इसको बैक कार्बन, तो फ्रंट कार्बन से एक CH3 अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। बैक कार्बन से अगर देखें तो बैक कार्बन से तीनों हाइड्रोजन। अब यहाँ पे CH3 और हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं तो इसको कहते हैं स्टेगर्ड। अब अगर हम इसको केवल 60 डिग्री से रोटेट कर दें तो ये बन जाएगा इक्लिप्स्ड। अगर हम इसको फिर से 60 से रोटेट करें तो फिर से हमें फर्स्ट जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आफ्टर एवरी 60 डिग्री रोटेशन इन केस ऑफ प्रोपेन आल्सो स्टैगर्ड विल बी कन्वर्टेड टू इक्लिप्स्ड एंड इक्लिप्स विल बी कन्वर्टेड टू स्टैगर्ड। ये दोनों ही एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होंगे। तो अगर हम प्रोपेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस देखें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में, तो अब अगर CH3 और हाइड्रोजन मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं तो ये बनेगा स्टैगर्ड, और अगर इसको 60 में रोटेट किया जाए तो इक्लिप्स बन जाएगा। अब देखिए इसको फिर से अगर 60 में रोटेट किया तो ये आ गया, ये हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म है जिसमें CH3 और हाइड्रोजन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है। फिर से रोटेट किया जाए 60 से तो अब देखिए ये बिल्कुल इक्लिप्स बन गया, फर्स्ट इसके जैसा बन गया, यहाँ पे CH3 और हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहे हैं, अगेन स्टैगर्ड, अगेन इक्लिप्स्ड, फिर 60 में स्टैगर्ड। तो अगर हम 60 डिग्री में रोटेट करें तो स्टैगर्ड इक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्लिप्स स्टैगर्ड में। अब यहाँ पे 12 किलो जूल तो एथेन में ही होता है, यहाँ पे CH3 है, कंपेरेटिवली थोड़ा सा बल्कि है और इसलिए
एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे 14 किलो जूल पर मोल का है। तो अगर 14 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी जाए तो स्टैगर्ड इक्लिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल है और इसीलिए स्टैगर्ड इक्लिप्स में और इक्लिप्स स्टैगर्ड में कन्वर्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन मॉलिक्यूल। अब अगर हम ब्यूटेन मॉलिक्यूल लें तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो हम 1 और 2 कार्बन के बीच में देख सकते हैं, या 3 और 4 1 2 के बीच में, या 3 4 के बीच में देख लें, और दूसरा सेकेंड और थर्ड कार्बन के। तो पहले मैं 3 और 4 कार्बन के बीच में देखता हूँ। तो अब अगर हम इसको फ्रंट कार्बन मान लेते हैं तो अब देखिए फ्रंट कार्बन अगर देखें तो फ्रंट कार्बन से एक तो C2H5 अटैच्ड है, तो एक तो C2H5 अटैच्ड है ये पूरा, और उसके बाद 2 हाइड्रोजन। बैक वाले कार्बन से देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन। अब अगर इसको 60 डिग्री से रोटेट किया जाए तो अभी स्टैगर्ड फॉर्म था, अब ये इक्लिप्स बन जाएगा। तो अगर 1 2 या 3 4 कार्बन के बीच में देखा जाए तो केवल दो ही कन्फर्मेशन एग्जिस्ट करेंगे, स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड, और ये ऐसे हैं जो 60 डिग्री से रोटेट करने पर एक दूसरे में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो ये बिल्कुल एथेन और प्रोपेन जैसा ही होगा। लेकिन अगर हम सेकेंड और थर्ड के बीच में कन्फर्मेशनल एनालिसिस करें तो ये 1 2 और 3 4 से डिफरेंट मिलेगा। जैसे अगर हम ब्यूटेन मॉलिक्यूल लेते हैं और ब्यूटेन मॉलिक्यूल में सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में कन्फर्मेशनल एनालिसिस देखें तो मान लीजिए मैं इसको फ्रंट कार्बन लेता हूं, तो फ्रंट कार्बन से एक CH3 जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, और बैक वाले कार्बन से भी एक CH3 और 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। फ्रंट से CH3 और हाइड्रोजन, और अगर बैक वाला कार्बन लिया जाए तो बैक वाले कार्बन से भी एक ये CH3 अटैच्ड है और ये 2 हाइड्रोजन। बैक कार्बन को हम सर्कल से बना रहे हैं, फ्रंट कार्बन से को डॉट से। अब अगर इसको एक को फिक्स कर दिया जाए, मान लीजिए मैंने बैक वाले को फिक्स कर दिया और फ्रंट वाले को 60 डिग्री से रोटेट करता हूं, तो अब ये ऐसा मिल जाएगा हमें जिसमें CH3 हाइड्रोजन को ओवरलैप कर लेगा। अब ये जो कन्फर्मेशन मिला, इस कन्फर्मेशन को कहते हैं पार्शियल इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड तो है ये, पर यहाँ पे जो सबसे बल्की ग्रुप है CH3 उसके पीछे बल्की ग्रुप नहीं है, तो इसको पार्शियल इक्लिप्स कहते हैं। अब अगर इसको फिर से 60 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए, तो बैक वाले को फिक्स किया, इसको 60 पे रोटेट किया, तो हमें ऐसा कन्फर्मेशन मिला। इस कन्फर्मेशन को हम कहते हैं स्टैगर्ड, और इस पर्टिकुलर स्टैगर्ड फॉर्म को हम कहते हैं गॉच। स्टैगर्ड है, बट इस स्टैगर्ड जिसमें दोनों बल्की ग्रुप 60 डिग्री एंगल पे हैं उसको कहते हैं गॉच। अगर इसको फिर से 60 पर रोटेट कर दिया जाए तो अब जो मिला इसको हम फुली इक्लिप्स्ड कहते हैं, ये हो गया फुली इक्लिप्स्ड। अगर फिर से 60 से रोटेट करें तो अगेन गॉच मिल जाएगा, और अगर इसको फिर से 60 से, तो अगेन हमें CH3 ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन को, पार्शियल इक्लिप्स मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो 3 और 5 एक जैसे हैं, 2 और 6 एक जैसे हैं। अब अगर इसको 60 डिग्री से फिर रोटेट कर दिया जाए तो अगेन हमारे पास एंटी कन्फर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 डिफरेंट मिल रहे हैं। एक एंटी जिसमें मैक्सिमम ग्रुप पे है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं बल्की ग्रुप, फिर पार्शियल इक्लिप्स जिसमें बल्की ग्रुप के पीछे स्मॉलर ग्रुप है, फिर एक मिलता है गॉच फॉर्म जिसमें बल्की ग्रुप 60 डिग्री पे हैं, और फिर मिलता है जब बल्की ग्रुप दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं फुली इक्लिप्स्ड। अब अगर हम ब्यूटेन के जो वेरियस कन्फर्मेशंस मिले हैं इनमें टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन कंपेयर करें तो देखिए हमारे पास दो फॉर्म हैं जो स्टैगर्ड हैं, दो इक्लिप्स्ड हैं। जैसे ये स्टैगर्ड फॉर्म है और ये भी स्टैगर्ड फॉर्म है, इसको हम एंटी कन्फर्मेशन कहते हैं, और इस स्टैगर्ड फॉर्म को हम गॉच कहते हैं। यहाँ पर इक्लिप्स दो हैं, एक ये वाला इक्लिप्स्ड है जब CH3 के पीछे CH3 है, इसको हम फुल इक्लिप्स्ड कहते हैं, ये इक्लिप्स फॉर्म है, और एक जब CH3 के पीछे हाइड्रोजन है, ये पार्शियल इक्लिप्स्ड है। देखिए टॉर्सनल स्ट्रेन फ्रंट वैलेंसी और बैक वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच का रिपल्सन है। तो चाहे वो फुली इक्लिप्स्ड हो या पार्शियल इक्लिप्स्ड, दोनों में टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, और इसीलिए टॉर्सनल स्ट्रेन फुली इक्लिप्स्ड और पार्शियल इक्लिप्स्ड दोनों में मैक्सिमम है। अब देखिए अगर हम स्टैगर्ड फॉर्म लेते हैं, फिर चाहे वो गॉच हो या फिर चाहे वो एंटी कन्फर्मेशन हो, यहाँ पे वैलेंसी में तो दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे,
तो जितना रिपल्सन इस CH3 और CH3 के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा तो भी 2 इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए चाहे वो गॉज फॉर्म हो या एंटी कन्फर्मेशन हो, दोनों में ही टॉर्सनल स्ट्रेन मिनिमम है। अगर हम बात करें स्टेरिक स्ट्रेन की, तो देखिए यहाँ पे CH3 दोनों बल्की ग्रुप मिनिमम डिस्टेंस पे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होगा वो होगा फुली इक्लिप्स्ड में। और अगर हम NT में देखें तो इसमें मैक्सिमम बल्की ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, तो NT में या स्टैगर्ड फॉर्म में मिनिमम होगा। अब अगर हम बात करें गॉच और पार्शियल इक्लिप्स में, तो गॉच फॉर्म में CH3 दूर हैं, जबकि यहाँ पे CH3 और हाइड्रोजन रिपल्सन लग रहा है। तो इन दोनों में स्टैगर्ड और फुल इक्लिप्स के बीच में होगा, लेकिन इंटरमीडिएट होगा। गॉच में कंपेरेटिवली लेस होगा, जबकि पार्शियल इक्लिप्स के इक्लिप्स्ड होने के कारण स्टेरिक स्ट्रेन कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हर टाइप की जो रिपल्सन है वो फुली इक्लिप्स्ड में मैक्सिमम है, और यही रीजन है कि फुली इक्लिप्स की स्टेबिलिटी मिनिमम होगी। और NT ऐसा है जिसमें टॉर्सनल स्ट्रेन भी मिनिमम है, स्टेरिक स्ट्रेन भी, इसलिए NT की स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। अब देखिए गॉच और पार्शियल इक्लिप्स में देखा जाए तो गॉच फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन भी मिनिमम है, और जो स्टेरिक स्ट्रेन है वो इंटरमीडिएट है और कंपेरेटिवली लेस है, क्योंकि कोई भी ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अब अगर पार्शियल इक्लिप्स देखा जाए तो पार्शियल इक्लिप्स में जो रिपल्सन है वो फुल इक्लिप्स से कम होगा, ठीक है, क्योंकि फुल इक्लिप्स में तो फुल इक्लिप्स में तो टॉर्सनल स्ट्रेन भी मैक्सिमम है, यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन तो दोनों में ही मैक्सिमम है, लेकिन स्टेरिक स्ट्रेन यहाँ पे CH3 के बीच में होगा, यहाँ पे CH3 और हाइड्रोजन के, इसलिए कंपेरेटिवली लेस होगा। और ये रीजन है कि स्टेबिलिटी का सीक्वेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल है NT, फिर गॉज, फिर पार्शियल इक्लिप्स, फिर फुल इक्लिप्स। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि NT और गॉज, इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, इनकी एनर्जी एक दूसरे के क्लोज होगी, और इसी तरह से पार्शियल इक्लिप्स और फुल इक्लिप्स एक दूसरे के क्लोज होंगे। और इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं तो उसमें और क्लियरली विजिबल होगा। अगर हम ब्यूटेन का सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में कन्फर्मेशनल एनालिसिस देखें, तो जब दोनों CH3 मैक्सिमम डिस्टेंस पे हैं, 180 डिग्री डायहेड्रल एंगल है, तो ये फॉर्म है NT, और NT फॉर्म मोस्ट स्टेबल है। अगर इसको 60 डिग्री से रोटेट किया जाए तो ये बन जाएगा पार्शियल इक्लिप्स्ड, और पार्शियल इक्लिप्स्ड और NT के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 16 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है। अब अगर इसको अगेन 60 पे रोटेट करें तो अब जो हमें मिला ये गॉच फॉर्म है, और गॉच फॉर्म और NT एक दूसरे के क्लोज हैं। NT और गॉच में केवल 3.8 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों ही स्टैगर्ड फॉर्म है, ये दोनों ही स्टैगर्ड हैं, यहाँ पे कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा है। अगर इसको फिर से 60 से रोटेट कर दिया जाए तो अब जो मिलेगा वो मिलेगा फुल इक्लिप्स्ड, और फुल इक्लिप्स की एनर्जी मैक्सिमम होगी, और इसीलिए मैक्सिमम स्टेबल और मिनिमम स्टेबल में अगर देखें तो 19 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है। अब अगर अगेन इसको 60 पर रोटेट करें तो फिर से हमें NT से पार्शियल इक्लिप्स गॉच फॉर्म मिल जाएगा, फिर 60 से रोटेट करने पर पार्शियल इक्लिप्स, और फाइनली अगर कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन किया जाए तो अगेन अब हमें मिल जाएगा पहले जैसा NT फॉर्म। तो अब अगर हम पार्शियल इक्लिप्स और फुल इक्लिप्स देखें तो इनकी एनर्जी एक दूसरे के क्लोज है, एक की 16 और एक की 19, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 का डिफरेंस है। और इसी तरह से अगर NT और गॉच में देखें तो यहाँ पर भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली 3.8 किलो जूल पर मोल का डिफरेंस है। तो हम कह सकते हैं NT और गॉच की एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, और पार्शियल इक्लिप्स और फुल इक्लिप्स की एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। यहाँ पर भी 3 कंटिन्यूअस सिग्मा बॉन्ड हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, NT की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, गॉच की स्टेबिलिटी कम। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि NT ज़्यादा स्टेबल है और उसके बाद गॉच फॉर्म। लेकिन अगर ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उन केसेस में गॉच की स्टेबिलिटी NT से ज़्यादा हो जाएगी। वैसे भी हमने देखा था NT और गॉच में 3.8 का ही डिफरेंस था, लेकिन अगर वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है
तो कम से कम 11 से 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी और अप टू 42 तक रिलीज हो सकती है। तो ऐसे सभी केसेस में जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड केवल गॉच में बन पाएगा, एंटी में दोनों एक दूसरे के इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा। तो ऐसे केस में गॉच की स्टेबिलिटी मैक्सिमम, देन एंटी, और बाकी का सीक्वेंस सेम है, देन पार्शियली इक्लिप्स्ड और फुली इक्लिप्स्ड सबसे कम। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो केवल गॉच में बन पाएगा, तो केवल गॉच में वो एनर्जी रिलीज होगी, और इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनने पर गॉच की स्टेबिलिटी एनटी से ज़्यादा हो जाएगी। इसकी कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इसको एक चार्ट से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है एक्स और वाई। अब अगर एक्स और वाई के बीच में रिपल्सन है, कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, तो हम चाहेंगे कि एक्स और वाई मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें, और इस केस में एनटी की स्टेबिलिटी गॉच से ज़्यादा होगी। जैसे अगर दोनों एल्काइल ग्रुप है तो इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, अगर दोनों केटायन हैं तो भी अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्सन है, और जहां कहीं पर भी रिपल्सन होगा वहां पे हमेशा एंटी की स्टेबिलिटी गॉच से ज़्यादा होगी। अगर दोनों COO निगेटिव हैं तो भी रिपल्सन होगा, अगेन एंटी की स्टेबिलिटी ज़्यादा। अगर दोनों Cl हैं तो Cl सेम ग्रुप्स के बीच में रिपल्सन होगा, अगेन एंटी ज़्यादा स्टेबल होगा। Br है तब भी एंटी ज़्यादा स्टेबल, आयोडीन है, दोनों आयोडीन हैं तो भी एंटी ज़्यादा स्टेबल। लेकिन अगर कोई भी दो एक्स और वाई ग्रुप ऐसे हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है या कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो जब ग्रुप्स के बीच में अट्रैक्शन है तो वो चाहेंगे मिनिमम डिस्टेंस पे रहना, और गॉच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा, और ऐसे सभी केसेस में गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज़्यादा हो जाएगी। अब कब कब हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है? जब हाइड्रोजन अटैच्ड हो किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से, और जो दूसरा एटम होना चाहिए वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या क्लोरीन भी हो सकता है। तो अगर दोनों OH हैं तब गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज़्यादा, दोनों NH2 हैं तब भी, अगर एक OH है एक NH2 है तब भी गॉच ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर एक OH है दूसरा F या Cl में से कोई है तब भी गॉच ज़्यादा स्टेबल, अगर दोनों COOH हैं तब भी गॉच की स्टेबिलिटी ज़्यादा, अगर एक NH2 है दूसरा CHO है तो भी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर भी गॉच की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर दोनों फ्लोरीन हैं तो ध्यान रखिएगा, दोनों फ्लोरीन होने पर भी गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज़्यादा हो जाएगी, और इसको फ्लोरीन के केस में कहा जाता है गॉच इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, केवल फ्लोरीन ऐसा हैलोजन है जो दो फ्लोरीन लगे होंगे तो गॉच की स्टेबिलिटी एंटी से ज़्यादा हो जाएगी।